नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह सोलंकी। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज आपको जानकारी है, हम राजस्थान के प्रमुख शाकों के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? शाका। देखो, शाका दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो शामिल होता है केसरिया। क्या शामिल होता है? केसरिया। तथा इसमें एक होता है जौहर। और इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है दोस्तों? शाका। क्या बनता है? शाका। देखो, साके से आज से मैं आपको समझाऊं कि भारत के अंदर जब दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम आक्रांता आने लगे, मतलब भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उसके बाद में भारत के अंदर जो रानियां थी वो अपनी परंपरा, अपने स्वाभिमान को जीवित रखने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया करती। क्योंकि जब राजा बाहर लड़ने जाता, मतलब वो केसरिया सापा बांध करके अपनी आन बान शान को जिंदा रखने के लिए वो बाहर जब लड़ता तो उसका जिंदा रहना मुश्किल था। इसीलिए वो जब बाहर लड़ने जाता तो उससे पहले रानियां तैयार होती, तैयार होकर अपने शरीर का त्याग कर देती, ताकि कोई भी आक्रांता उनको देख नहीं पाए, उनको छू नहीं पाए, उनको पकड़ नहीं पाए। इसीलिए एक कवि ने लिखा कि नाना गीगा गेगलीर जामण कामण गए, कि नाना गीगा गेगलीर जामण कामण गए, बड़ बाड़िया निज हाथ सू ताकि कर्तव्य ऊंचो रहे। उसका कहने का मतलब यह था कि जब बड़ यानी कि योद्धा बाहर लड़ने जाता तो लड़ने से पहले वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, उस मां को जिसने उसको जन्म दिया, उस पत्नी को जिससे उसका विवाह हुआ, उन सबको उस अग्नि को समर्पित कर देता, ताकि उसका कर्तव्य, मतलब उसका जो कर्तव्य है वो अपने प्रेम से उसको ऊपर समझता और अपने पूरे परिवार का बलिदान करके जाता। और वो जब बाहर लड़ने जाता तो इतना खतरनाक युद्ध करता कि जितना दुश्मन सेना को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, वो उतना खतरनाक जाकर बाहर युद्ध करता। उसे क्या कहते हैं? केसरिया। और केसरिया और साके से मिलकर ही, केसरिया और जौहर से मिलकर ही दोस्तों क्या बनता है? साका। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख शाकों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम चित्तौड़ के प्रमुख शाकों की, यानी कि मेवाड़ रियासत की। दोस्तों याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा साके चित्तौड़ में हुए और चित्तौड़ में कुल 3 साके हुए हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करें चित्तौड़ के प्रथम साके की। देखो दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ और इस समय जो आक्रमण किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। परीक्षा में राजस्थान पुलिस 2018 में यह सवाल पूछा गया कि चित्तौड़ के प्रथम शाखा कब हुआ था, तो उसका आंसर था 1303। और इस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आपको जानकारी है, केसरिया इस समय जो चित्तौड़ में प्रथम शाखे के समय केसरिया किया था रावल शाखा के अंतिम राजा रतन सिंह जी ने, तथा इनके दोनों सेनापति हुआ करते थे गोरा और बादल। देखो दोस्तों, अभी हम कहानी के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम इसको रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ तथ्य पर गौर कीजिएगा, तथ्य को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कभी मौका मिलेगा तो हम अगली क्लास में बात करेंगे कहानियों के ऊपर। देखो, केसरिया का नेतृत्व किया था रतन सिंह जी ने, तथा रतन सिंह जी के दोनों सेनापति हुआ करते थे गोरा और बादल। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि चित्तौड़ के प्रथम साके में केसरिया का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर होगा रतन सिंह, तथा उनके दोनों सेनापतियों का नाम था गोरा और बादल। यहीं पर जौहर का नेतृत्व किया था रानी पद्मिनी ने। देखो, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह मेवाड़ का प्रथम जौहर है। ध्यान से समझना दोस्तों, यह कौन सा जौहर है? प्रथम जौहर है। पर मैंने यहां पर बात राजस्थान की नहीं की है, यह मेवाड़ का प्रथम जौहर है, ना कि राजस्थान का। और यह इतिहास का सबसे बड़ा जौहर है। और यह जो इनका नाम था कि चित्तौड़ के प्रथम साके में कौन सी रानी ने जौहर किया था, यह सवाल पूछा गया पटवार 2008 में। फिर आगे हम बात करें कि इस समय आक्रमणकारी कौन था, तो इस समय आक्रमणकारी हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। इस समय जब इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, रतन सिंह जी केसरिया में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, मां पद्मिनी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर अधिकार करता है तो चित्तौड़ का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था? खिजराबाद। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खां और उसने अपने बेटे खिजर खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। जब ये चित्तौड़ में एंट्री करता है तो यहां पर उसको लगता है कि वो मां पद्मिनी के लिए आक्रमण कर रहा था, और जब उसको पद्मिनी नहीं मिलती है तो फिर वो नाराज हो जाता है। और नाराज होकर जो मासूम जनता रहा करती थी, जिनका राज परिवार से युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उन 30,000 लोगों की एक गर्दन कटवा देता है, तथा यहां पर मीनारें गर्दन कटवाकर गर्दन से मीनार चुनवा देता है। इसका मतलब कत्लेआम करवाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि चित्तौड़ के प्रथम साके में कितने हजार लोगों का कत्लेआम हुआ था? 30,000। तो आपने देखा कि चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ दोस्तों? 1303 ईस्वी में। इस समय केसरिया का नेतृत्व किसने किया? रतन सिंह जी ने। यहां पे दो सेनापति कौन कौन थे? गोरा और बादल। फिर हमने बात की कि इस समय जौहर का नेतृत्व किसने किया? रानी पद्मिनी ने। कितनी महिलाओं के साथ? 1600 महिलाओं के साथ। और मेवाड़ का ये प्रथम और इतिहास का सबसे बड़ा जौहर हुआ करता था। फिर आगे हमने देखा कि इस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खिजराबाद। और यह सवाल पीटीआई 2018 में पूछा गया। फिर हमने देखा कि चित्तौड़ के प्रथम साके में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ था? 30,000 लोगों का कत्लेआम। अब हम आगे बढ़े तो यह था इस समय इसके साथ एक इतिहासकार आया हुआ था, उसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो।
सेकंड ग्रेड 2017 और 2023 में लगातार ये सेम सवाल रिपीट हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जिस समय उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय उसके साथ कौन सा मुस्लिम इतिहासकार था, तो उसका आंसर होगा अमीर खुसरो। क्या नाम था दोस्तों? अमीर खुसरो। और चित्तौड़ के प्रथम साके की जानकारी देने वाले ग्रंथ का नाम है खजाइन उल फतह, जो कि किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का ग्रंथ है। और ये जो खजाइन उल फतह ग्रंथ है इसी को कहते हैं तारीख ए अलाई, मतलब तारीख ए अलाई ग्रंथ का ही दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फतह। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। तो आप इस तथ्य को भी याद रखें कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आने वाले व्यक्ति का नाम या मुस्लिम इतिहासकार का नाम क्या था? तो उसका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने यह ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, हम बात करते हैं चित्तौड़ के दूसरे साके की। कौन से साके की? दूसरे साके की। चित्तौड़ का दूसरा साका 1535 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1535 ईस्वी में। यहां सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय केसरिया का नेतृत्व बाघ सिंह ने किया, जबकि चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजा विक्रमादित्य। पर राजा विक्रमादित्य अल्पायु में राजा बने थे, इसलिए कर्मावती उनकी संरक्षिका हुआ करती थी। और यहां पर इस समय चित्तौड़ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे बाघ सिंह। और बाघ सिंह ने किसका नेतृत्व किया? केसरिया का नेतृत्व किया, क्योंकि जो विक्रमादित्य थे वो अल्पायु में थे, और अल्पायु में होने के कारण वो क्या नहीं कर पाए थे? केसरिया। ये बाघ सिंह जी देवलिया के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें देवलिया दीवान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवलिया दीवान। चित्तौड़ के दूसरे साके में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए इनकी छतरी पांडुपोल पर स्थित है। और ये पांडुपोल कहां पर है? चित्तौड़ किले में स्थित है। आपको ये जानकारी होगी कि बाघ सिंह जी ने ही खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ भी दिया था। जिस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ उस समय जौहर रानी कर्मावती ने किया था। किसने किया था? रानी कर्मावती ने। और यही सवाल JN 2022 में पूछा गया कि चित्तौड़ के दूसरे साके में जौहर करने वाली रानी कौन थी? तो उनका आंसर होगा रानी कर्मावती। और रानी कर्मावती ने जो जौहर किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों कि इसकी जानकारी हमें कौन से ताम्रपत्र से मिलती है? तो पुर एक भिलवाड़ा में एक गांव है, वहां से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तांबे पर लिखा हुआ। उससे हमें जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ के दूसरे साके में जौहर करने वाली रानी का नाम क्या था? तो उसका आंसर होगा रानी कर्मावती। फिर हमने यहां पे देखा कि इस समय जिस समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ उस समय आक्रमणकारी कौन था? तो वो था गुजरात का बहादुर शाह। और यही सवाल पूछा गया था वन रक्षक 2022 में कि चित्तौड़ के दूसरे साके में आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका आंसर था बहादुर शाह। इस समय रानी कर्मावती ने इस साके से पहले हुमायूं को राखी भी भेजी थी, पर हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं पहुंच पाया था। और अंत में चित्तौड़ में क्या हुआ था दोस्तों? दूसरा साका। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय चित्तौड़ में कत्लेआम नहीं हुआ था। मतलब चित्तौड़ के प्रथम साके में कत्लेआम हुआ, परंतु दूसरे में कत्लेआम नहीं हुआ। और वहीं जो तीसरा साका होगा वहां पर भी क्या होगा? कत्लेआम। अब हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं चित्तौड़ के तीसरे साके की। और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1568 में। देखो दोस्तों, इस समय भी मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उदय सिंह जी, यानी कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। परंतु उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, और परिस्थितियों के कारण उदय सिंह जी उस समय उदयपुर के जंगलों में चले गए। और चित्तौड़ का मोर्चा जयमल और पत्ता दोनों ने संभाला। ये जयमल मेड़ता के रहने वाले थे, मतलब मेड़ता के राजा थे। 1562 में जयमल के मेड़ता पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, इसलिए जयमल और पत्ता ने यहां पर चित्तौड़ में मोर्चा संभाला। यहां इस समय जौहर का नेतृत्व फूल कंवर ने किया। ये फूल कंवर जयमल की तो बहन हुआ करती थी और पत्ता की रानी हुआ करती थी। और ये पत्ता और जयमल आपस में साले और बहनों ही हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने चित्तौड़ का मोर्चा संभाला था। फिर आप आगे देखो आक्रमणकारी। इस समय आक्रमणकारी हुआ करता था अकबर। कौन था? अकबर। और अकबर ने चित्तौड़ में जीतने के बाद में यहां पर एलची सिक्का चलाया था। यह भी PYQ है दोस्तों, परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है कि अकबर ने चित्तौड़ जीतने के बाद वहां पर कौन सा सिक्का चलाया था। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। उस सिक्के का नाम क्या था दोस्तों? एलची। और जब यहां पर अकबर को बहुत अधिक नुकसान हुआ, कई उसके सैनिक मारे गए, इसलिए वो भी नाराज हो गया। और उसने नाराज होकर यहां पर लगभग 30,000 लोगों का क्या करवाया था? कत्लेआम करवाया था। तो याद रखना, चित्तौड़ के प्रथम साके में कत्लेआम हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, और तीसरे में क्या हुआ? कत्लेआम हुआ। और इसके लिए इस जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरा दुर्ग के बाहर कहां पर बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। तो आप यह भी याद रखें कि अकबर ने आगरा दुर्ग के बाहर किन की मूर्तियों का निर्माण करवाया था? जयमल और पत्ता। बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है और इन दोनों की मूर्तियों को क्या करता है? तोड़वा देता है। और इन दोनों की मूर्तियां राजस्थान में बीकानेर के जूनागढ़ के बाहर सूरजपोल पर भी स्थित है। फिर आगे हम बात करें कि रणथंभौर का प्रथम साका। अब हम बात करते हैं चौहानों की। वो हमने बात की मेवाड़ की। तो याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा साके चित्तौड़ में हुए, और चित्तौड़ में कितने साके हुए? 3। अब बात कर रहे हैं हम रणथंभौर के साके की। देखो दोस्तों, रणथंभौर का जो साका था वो 1301 में हुआ, और यही सवाल CID 2000 में पूछा गया, तथा रीट 2021 में सेम सवाल रिपीट हुआ
कि रणथंभौर का साका कब हुआ था, तो उसका आंसर था 1301। देखो इस समय केसरिया का नेतृत्व किया था हमीर ने। हमीर रणथंभौर के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए और हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया और इस समय जौहर का नेतृत्व किया था रानी रंगदेवी ने और आक्रमणकारी वही हुआ करता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इस समय जब रणथंभौर का किला देखो बहुत बड़ा किला है, बहुत प्रसिद्ध किला है, जिसमें अंदर जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए यहां पर दो व्यक्तियों ने विश्वासघात किया। उनका एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। तो यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया कि रणथंभौर में कौन से व्यक्तियों ने विश्वासघात किया था, तो उसका आंसर होगा रणमल और रतिपाल। देखो अब रणथंभौर में मैंने आपसे कहा कि आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, और इसके साथ कौन सा मुस्लिम इतिहासकार आया हुआ था, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फतह। खजाइन उल फतह में फारसी भाषा में यह लिखता है कि ये इसने किसका वर्णन किया है, रणथंभौर के साके का। और फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, ये जौहर की प्रथम जानकारी है। कौन सी जानकारी है, जौहर की प्रथम जानकारी है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का प्रथम साका कहां पर हुआ था, रणथंभौर में। उसमें केसरिया किसने किया था, हमीर ने। जौहर किसने किया था, रंगदेवी ने। और आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इस रणथंभौर के प्रथम साके की जानकारी हमें कहां से मिलती है, अमीर खुसरो से और खजाइन उल फतह नामक ग्रंथ से। यह कौन सी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा में। और इस समय विश्वासघात किसने किया था, रणमल और रतिपाल ने। आप इसके साथ एक तथ्य और याद रखें कि इसके दोनों सेनापतियों के नाम क्या था, एक का तो नाम था भीम सिंह, क्या नाम था, भीम सिंह, और एक का नाम था धर्म सिंह। क्या नाम था दोस्तों, धर्म सिंह। तो आप हमीर के दोनों सेनापतियों के भी नाम याद रखें। ये किसकी बात हुई, रणथंभौर के साके की। अब हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कि ये राजस्थान का प्रथम साका था। कौन सा साका था, प्रथम साका था। और इसके लिए अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर हो गया है। उसने कहा कि जो हिंदू विरोधी थे, सॉरी जो मुस्लिम विरोधी थे, उनका घर आज किसका घर हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। और यह कथन किसने कहा था, अमीर खुसरो ने। किसके बारे में यह कथन, किसके बारे में कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के लिए। किसके लिए, रणथंभौर दुर्ग के लिए। और किसने कहा है, अमीर खुसरो ने। आप एक और तथ्य याद रखें कि रणथंभौर दुर्ग से इस दुर्ग झाइन दुर्ग को, कौन से दुर्ग को, झाइन दुर्ग को, कौन से दुर्ग को, झाइन दुर्ग को, इसकी यानी कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, कुंजी भी कहते हैं। तो ये बात की हमने दोस्तों रणथंभौर के प्रथम, सॉरी रणथंभौर के साके की। आगे हम बात करते हैं सिवाना के प्रथम साके की। देखो दोस्तों सिवाना का प्रथम साका 1308 ईस्वी में हुआ। इस समय भी आक्रमणकारी यहां पर अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है तथा जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। मतलब आपको जालोर जीतना है तो पहले क्या जीतना पड़ेगा, सिवाना। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर से पहले कहां पर आक्रमण किया था, सिवाना पर। और वो कब, 1308 में। देखो इस समय केसरिया का नेतृत्व किया था कानड़ देव के भतीजे, क्योंकि कानड़ देव जालोर का राजा हुआ करता था तथा उसने सिवाना पर अपने दोनों भतीजों को सातल देव और सोमदेव को नियुक्त कर रखा था। इसलिए सिवाना में केसरिया का नेतृत्व सातल देव और सोमदेव ने किया है। यहां पर जौहर रानी मेणादे ने किया था। किसने किया था, मेणादे ने। और इस समय आक्रमणकारी हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। और इस समय विश्वासघात एक भायल नामक जो सैनिक हुआ करता था, उसने रणथंभौर के जो सिवाना का जो गुप्त मार्ग हुआ करता था वो अलाउद्दीन खिलजी तक उसका बैत पहुंचाया। मतलब विश्वासघात किसने किया था, भायल नामक सैनिक ने। आगे हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय सिवाना पर अधिकार किया उस समय सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था दोस्तों, खेराबाद कर दिया था। और ये जो सिवाना पर अधिकार करने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को क्या सौंप दिया था, सिवाना सौंप दिया था। मैंने आपसे कहा कि सिवाना को आप क्या कहते हो, जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं दोस्तों, जालोर दुर्ग की कुंजी। और सिवाना को ही क्या कहते हैं, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। क्या कहा जाता दोस्तों, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। तो आप ये भी याद रखें कि मारवाड़ के राजाओं के ऊपर जब संकट आया तो वो कहां चले जाते थे, सिवाना पर। इसलिए मारवाड़ के राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करें तो सिवाना के दूसरे साके की, क्योंकि याद रखना दोस्तों सिवाना में कितने साके हुए, 2 साके हुए। और दूसरा साका हुआ 1589 में। कब हुआ है, 1589 में। इस समय केसरिया का नेतृत्व कल्ला राईमलोत ने किया था दोस्तों। किसने किया था, कल्ला राईमलोत ने। ये मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा हुआ करता था। और मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे जो कल्ला राईमलोत था, ये सिवाना का सामंत था। इसका अकबर को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद के कारण ही अकबर यहां पर आक्रमण करवाता है और उस समय यहां पर क्या हुआ, साका हुआ।
जौहर का नेतृत्व भान कंवर ने किया। ये भान कंवर बूंदी के राजा सुरजन की बेटी हुआ करती थी। इनका इस समय सिर्फ सगाई हुई थी, ना कि विवाह हुआ था। फिर भी भान कंवर वहां जाती है और जाकर किसका नेतृत्व करती है? जौहर का। क्योंकि उस समय लोगों को अपना कर्तव्य इतना प्यारा था कि लोग अपने अधिकारों की बात कम करते थे, जबकि अपना कर्तव्य निभाने की बातें ज्यादा किया करते थे। आज उसका जस्ट विपरीत है। लोग अपने अधिकार लेना चाहते हैं पर अपना कर्तव्य कोई भी निभाना नहीं चाहता है। इस समय यहां पर आक्रमणकारी कौन था? अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर। फिर आपको मैं एक जानकारी और दूं कि ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़, जो कि अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे, इन्होंने कल्लाराय मलौत के क्या लिख दिए थे? मर्चिये लिख दिए थे दोस्तों। क्या लिखे थे? मर्चिये। मर्चिये से जो लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं, उनकी वीरता के बारे में लिखना ही मरने के बाद में क्या कहलाता है? मर्चिये, मतलब मर्चिये कहलाता है। परंतु याद रखना, कल्लाराय मलौत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मर्चिये जीवित थे उस समय ही किसने लिख दिए थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। अब हम बात करें अगली, ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं जालोर की। जालोर में देखो साका हुआ 1311 में। कब होता है? 1311 में। इस समय केसरिया का नेतृत्व करते हैं कानड़ देव और इनके पुत्र वीरम देव। इस समय क्या किसका नेतृत्व करते हैं? केसरिया का। वहीं यहां पर जौहर किया था रानी जैतल देवी ने। और इस समय भी आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी हुआ करता था। और इस समय विश्वासघात किया था बीका दहिया ने। बीका दहिया ने जब विश्वासघात किया तो इसकी जानकारी इसकी पत्नी हीरा दे को पता चलता है, और हीरा दे अपने पत्नी जो हीरा दे थी उसने ही अपने पति का वध कर दिया और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का क्या किया? पालन किया। तो ये कौन सा साका था? जालोर का साका। दोस्तों अगले आप बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर अधिकार कर दिया तो जालोर का नाम बदलकर कर दिया था जलालाबाद। और जलालाबाद नाम करने के बाद यहां पर जालोर में उसने अलाई मस्जिद का निर्माण कराया। यह भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में अलाई मस्जिद कहां पर है, तो उसका आंसर होगा जालोर। और जो जालोर का साका हुआ, मतलब कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ से मिलती है और उस ग्रंथ का नाम है पद्मनाभ। और पद्मनाभ ग्रंथ का लेखक ने पद्मनाभ के ग्रंथ से, जो पद्मनाभ व्यक्ति है, इनके ग्रंथ से हमें किसकी? कानड़ देव प्रबंध से हमें जानकारी मिलती है। पद्मनाभ ने जो ग्रंथ लिखा है कानड़ देव प्रबंध, उससे हमें जालोर के प्रथम साके की, जालोर के साके की हमें जानकारी मिलती है। आगे हम बात करें जैसलमेर के साके, तो याद रखना जैसलमेर अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कितने साकों के लिए? 2.5 साकों के लिए। देखो दोस्तों यहां पर 2 तो पूरे साके होते हैं, परंतु जो अंतिम साका था उसमें जौहर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केसरिया होता है। इसलिए ये क्या है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी रियासत 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर था जैसलमेर। देखो जैसलमेर के जो साके हैं उनके बारे में ज्यादा हमें जानकारियां नहीं मिलती है, इसलिए सामान्य जानकारियों पर ही आप फोकस रखें। इस समय मूलराज के समय ये यहां पर प्रथम साका हुआ था और इस समय आक्रमणकारी हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। जबकि जैसलमेर का जो दूसरा साका है वो हुआ रावल दूदा के समय। किसके समय? रावल दूदा के समय। और इस समय आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक। और जो अर्ध साका था वो हुआ राव लूणकरण के समय। किसके समय? राव लूणकरण के समय। यहां पर केसरिया तो हुआ परंतु क्या नहीं हुआ था? जौहर। इसीलिए इसे कहते हैं अर्ध साका। क्या कहते हैं? अर्ध साका। और इस समय जो आक्रमणकारी था वो था अमीर अली। अमीर अली दोस्तों लूणकरण के साथ विश्वासघात करता है, लूणकरण से दोस्ती करता है। जब ये दोनों की दोस्ती होती है तो ये दोनों एक दूसरे की पगड़ियों को बदलकर पहनते हैं, और जब लूणकरण इस पर विश्वास करता है तो अमीर अली उसके साथ क्या करता है? विश्वासघात करता है और वो उसी समय जैसलमेर पर आक्रमण कर देता है। रानियों को इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो जौहर कुंड सजाए और अपने शरीर का बलिदान कर दे, इसलिए वहां के ही जो वीर सैनिक हुआ करते थे उन्होंने अपने वहां दुर्ग की सभी रानियों को या बाकी जो भी महिलाएं थी उनको सबको अपनी तलवार से ही काट दिया था। इसका मतलब वहां पर क्या नहीं हुआ था? जौहर। सिर्फ क्या हुआ था? केसरिया। इसलिए जैसलमेर रियासत किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए किसी ने कहा है कि भरोसा मत कीजिए गैरों पर आंख मीच, कि भरोसा मत कीजिए गैरों पर आंख मीच, स्वर्ण मर्ग के बेस में आ सकता है मारीच। इसलिए दोस्तों जीवन में जब भी आप कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिले तो उसके ऊपर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोने के बेस में, मतलब स्वर्ण मर्ग के बेस में सोने का हिरण बनकर एक राक्षस मारीच आपके पास में आ सकता है। हम बात करते हैं गागरोन के साकों की। किसकी? गागरोन के साके की। देखो दोस्तों गागरोन में भी 2 साके होते हैं। पहला साका अचलदास खींची के समय हुआ और अचलदास खींची के समय मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और इसी समय यहां पर पालन सिंह के समय दूसरा साका होता है, गागरोन का दूसरा साका, और इस समय आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की राजस्थान के प्रमुख साकों की। जो भी आपको जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।